भाभी, जानती हो मेरे पापा ने ये घर कितने में खरीदा है? सरिता अपने हाथों में डस्टिंग का कपड़ा लिए सेंटर टेबल साफ कर रही थी। उसने एक पल के लिए अपना हाथ रोका और बहुत ही शांति से जवाब दिया, नहीं नेहल, मुझे नहीं पता। 1.5 करोड़, पूरे 1.5 करोड़ में। नेहल ने सोफे पर अपने पैर पसारते हुए और अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगाते हुए बहुत ही घमंड से कहा, तुम्हारे मायके का वो जो पूरा कस्बा है ना, वो पूरा का पूरा मोहल्ला भी इतने में नहीं आएगा। सरिता चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी जगह से उठी और फर्श पर झाड़ू लगाने लगी। नेहल, जो सरिता की ननद थी, उसने अपनी गर्दन घुमाई और बहुत ही तीखे स्वर में कहा, और भाभी, ये झाड़ू जरा किनारे से लगाना, मेरे पैर के पास मत आना, वरना धूल उड़ेगी और मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी। वैसे भी तुम लोगों को साफ सफाई की कोई खास आदत तो होती नहीं है। सरिता ने झाड़ू रोक दी। उसने एक लंबी सांस ली और बहुत ही संयंत्र आवाज में कहा, नेहल, तुम थोड़ी देर के लिए हट जाओ। मैं ये पूरा कमरा साफ कर दूं, फिर तुम आराम से बैठ लेना। मैं क्यों हटूं? नेहल ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा, तुम अपना काम करो, मैं यहीं बैठूंगी। इस घर की बेटी हूं मैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सरिता ने झाड़ू को वहीं कोने में खड़ा कर दिया। अरे, अभी तो पूरा साफ नहीं हुआ, नेहल ने चिल्लाते हुए कहा, बाद में होगा। सरिता ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया और रसोई की तरफ चल दी। भाभी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। नेहल चौंक गई। उसे आदत नहीं थी कि इस घर में कोई उसकी बात को अनसुना कर दे। सरिता एक बहुत ही छोटे से शहर बिजनौर से आई थी। एक बिल्कुल साधारण परिवार, साधारण शिक्षा और साधारण सी जिंदगी, पर उसके माता पिता ने उसे जो संस्कार दिए थे वो बहुत बड़े थे। उसका दिल बहुत बड़ा था और उसमें दिखावे के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका पति अभिनव एक बहुत ही शांत, समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। वह एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर था। उसे सरिता की सादगी से प्यार था, पर इस घर में एक ऐसा तूफान था जिसे काबू करना किसी के बस की बात नहीं थी। नेहल, 23 साल की नेहल इस घर की लाडली थी। पिता का कमाया हुआ अथाह पैसा, माँ का अंधा लाड़ और खुद का भयंकर घमंड, इन तीनों चीजों ने मिलकर एक ऐसी लड़की को जन्म दिया था जिसे लगता था कि पूरी दुनिया सिर्फ उसके लिए बनी है और बाकी सब लोग सिर्फ उसकी सेवा करने के लिए हैं। नेहल के घमंड और उसकी बदतमीजियों की सूची बहुत लंबी थी। पहला वाकया, एक दिन पड़ोस की आंटी घर आई थी। वो सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। बेटा सरिता, तुम कहाँ से हो? तुम्हारा मायका कहाँ है? आंटी ने बहुत प्यार से पूछा। सरिता मुस्कुराई और बोली, आंटी, मैं बिजनौर से हूँ। अरे, बिजनौर तो बहुत। आंटी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि नेहल बीच में कूद पड़ी। आंटी, वो एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है, आपने शायद सुना भी नहीं होगा। वहाँ ना ढंग के मॉल है, ना सड़कें हैं, एकदम गांव जैसा है। नेहल ने बहुत ही उपहासपूर्ण तरीके से कहा। आंटी थोड़ी झेप गई। अरे नहीं बेटा, बिजनौर तो अच्छी और ऐतिहासिक जगह है। हमारे स्टैंडर्ड अलग है आंटी। भाई ने खुद पसंद किया है, तो हम क्या करते, हमें तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। नेहल ने बहुत ही बेशर्मी से कहा। सरिता वहीं खड़ी चाय की ट्रे पकड़े ये सब सुन रही थी। उसे अंदर तक बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन वह चुप रही। दूसरा वाकया, कुछ महीने पहले सरिता की माँ उससे मिलने आई थी। वो बहुत ही साधारण सूती साड़ी पहनी हुई थी। उसकी बातें भी बिल्कुल सीधी और सरल थी। उनके जाने के बाद नेहल ने सरिता से कहा, भाभी, अगली बार जब माँ जी आए तो उन्हें थोड़ा ढंग से तैयार करके लाना। कम से कम कोई अच्छी साड़ी ही पहना देना। हमारे घर में मेरी सहेलियाँ आती हैं, तो ऐसे लोग जब घर में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हमारा स्टैंडर्ड खराब होता है। सरिता का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। कोई भी बेटी अपनी माँ का इस तरह सरेआम अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर सरिता ने उस दिन भी कुछ नहीं कहा। वह सीधे अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और बहुत देर तक रोती रही। तीसरा वाकया, अभिनव का ऑफिस में प्रमोशन हुआ था। घर में खुशी का माहौल था। सरिता ने सुबह उठकर बहुत मेहनत से खाना बनाया था। उसने अभिनव की पसंद की कढ़ी चावल, भिंडी की सब्जी और खीर बनाई थी। डाइनिंग टेबल पर जब नेहल ने थाली देखी तो उसका मुंह बन गया। ये क्या बनाया है? कढ़ी चावल? भाई के प्रमोशन की खुशी में ये साधारण सा खाना? कोई शाही दावत क्यों नहीं?
सरिता ने बहुत ही प्यार से कहा। अभिनव को यही खाना बहुत पसंद है। उसने कल ही कहा था, भाभी मेरे भाई का प्रमोशन हुआ है, वो अब एक बहुत बड़ी पोजीशन पर है। बड़े घर की बात है, हमें किसी महंगे रेस्टोरेंट से इटालियन या चाइनीज ऑर्डर करना चाहिए था। नेहल, घर का खाना सेहत के लिए, सरिता ने समझाना चाहा। नेहल ने उसे बीच में ही काट दिया। घर का खाना साधारण लोगों के लिए होता है, हमारी क्लास अलग है। तभी अभिनव वहां आ गया। उसने अपनी थाली उठाई और एक निवाला मुंह में डालते हुए बहुत सुकून से कहा, आह, मुझे आज के दिन बस यही चाहिए था। दुनिया का कोई रेस्टोरेंट मेरी पत्नी के हाथ की इस कढ़ी का मुकाबला नहीं कर सकता। नेहल ने एक बहुत ही गंदा मुंह बनाया और अपनी कुर्सी से उठकर बिना खाए ही अपने कमरे में चली गई। पर नेहल का असली घमंड और उसकी सोच का असली जहर उस दिन सामने आया जब सरिता के पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़े। सरिता को सुबह सुबह मायके के फ़ोन आया था। उसके पिताजी का ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा शूट कर गया था और वो बेहोश हो गए थे। सरिता बहुत घबराई हुई थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अभिनव ऑफिस जा चुका था और उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। सरिता भागती हुई नेहल के कमरे में गई। नेहल, मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना है। मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, प्लीज़ तुम अभिनव को कॉल करो, मुझे उसके साथ जाना है, मुझे उसकी ज़रूरत है। नेहल अपने बिस्तर पर लेटी मोबाइल फ़ोन पर कोई वेब सीरीज़ देख रही थी। उसने बहुत ही लापरवाही से कहा, भाभी अभिनव भाई मीटिंग में है, वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। नेहल, ये कोई आम बात नहीं है, इमरजेंसी है, पापा की जान का सवाल है। सरिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। नेहल ने अपना फ़ोन साइड में रखा और बहुत ही रूखेपन से कहा, भाभी तुम्हारे मायके की इमरजेंसी में मैं अपने भाई को क्यों डिस्टर्ब करूं? वैसे भी वो तुम्हारे पिता हैं, उनके अपने बेटे नहीं हैं क्या? तुम जाओ खुद ओला या उबर बुक कर लो। हर बात के लिए भाई को क्यों बुलाना? सरिता ने सिहल को देखा, बस एक पल के लिए। उस एक पल में सरिता को समझ आ गया था कि इस लड़की के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरिता ने बिना एक शब्द कहे अपना पर्स उठाया और खुद अकेली घर से निकल गई। उसने रास्ते से अभिनव के रिसेप्शन पर कॉल किया और वहां से अभिनव को खबर पहुंचाई। अभिनव खबर सुनते ही तुरंत सारी मीटिंग छोड़कर सीधा अस्पताल पहुंचा। शाम को जब वो दोनों घर लौटे तो अभिनव का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने घर में कदम रखते ही नेहल को आवाज़ लगाई, नेहल बाहर आ। नेहल अपने कमरे से बाहर आई। क्या हुआ भाई, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सरिता ने सुबह तुमसे मदद मांगी थी, उसने कहा था कि मुझे कॉल करो, तुमने क्यों नहीं किया? अभिनव की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। भाई मेरा क्या काम था उसमें, वो उनके मायके का मैटर था। नेहल ने अपनी बेशर्मी जारी रखी। नेहल चुप हो जा। अभिनव ने इतनी जोर से डांटा कि नेहल सहम गई। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होगी, तुमने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। अभिनव गुस्से में अपने कमरे में चला गया। नेहल ने आज से पहले अपने भाई को इस रूप में कभी नहीं देखा था। उस रात सरिता अकेली छत पर खड़ी थी, हवा बहुत ठंडी थी। तभी अभिनव पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। सरिता, पापा जी अब कैसे हैं? अब खतरे से बाहर हैं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी है। सरिता ने बिना पलटे जवाब दिया। और तुम कैसी हो? अभिनव ने बहुत ही नरमी से पूछा। सरिता चुप रही। बोलो सरिता, तुम अंदर से टूट गई हो, मैं जानता हूँ। सरिता ने पलटकर अभिनव की आंखों में देखा। अभिनव, नेहल को लगता है कि मैं इस घर में बहुत कम हूँ। मेरे माँ बाप कम हैं, मेरा शहर कम है, मेरी हैसियत कम है। सरिता, तुम जानती हो कि नेहल नादान है। अभिनव ने उसे शांत कराना चाहा। नादान नहीं है अभिनव, वो घमंडी है। सरिता ने पहली बार बहुत कड़वा सच बोला। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। जब उसने मुझे आंटी के सामने नीचा दिखाया मैं चुप रही। जब उसने मेरी माँ के कपड़ों का मजाक उड़ाया मैं रोकर चुप हो गई। पर आज आज मेरे पापा जिंदगी और मौत के बीच थे और नेहल ने कहा तुम्हारे मायके की इमरजेंसी में भाई को क्यों बुलाए? अभिनव की आंखें सख्त हो गई, उसका जबड़ा तन गया। अभिनव, मैं इस घर में कोई लड़ाई या कलेश नहीं चाहती, पर ये भी अब और नहीं चलेगा। मेरी खामोशी और मेरी कमज़ोरी मान लिया गया है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। सास मालती देवी भी वहीं थी।
अभिनव ने चाय का कप नीचे रखा और बहुत ही कड़क आवाज में कहा, नेहल, कल सरिता को तुम्हारी ज़रूरत थी और तुमने जो किया वो बहुत शर्मनाक था। नेहल ने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा, भाई, मैंने तुम्हें बताया ना कि वो उनके मायके का। नेहल, सुनो। अभिनव ने उसे बीच में ही रोक दिया। नेहल चुप हो गई। सरिता इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है। उसके माँ बाप हमारे माँ बाप जितने ही महत्वपूर्ण हैं। इस घर में अब किसी के मायके या हैसियत को लेकर कोई ताना नहीं मारा जाएगा। नेहल तड़प उठी। माँ, देखो भाई कैसे मुझे डांट रहे हैं। इस मालती देवी, जो अब तक चुप थी, उन्होंने नेहल की तरफ देखा। नेहल, बेटा, अभिनव बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने कल बहुत बड़ी गलती की है। पैसों का घमंड इंसान को अंधा कर देता है और तुम अंधी हो गई हो। नेहल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी अपनी माँ ने भी उसका साथ नहीं दिया था। उस दिन दोपहर को नेहल अपने कमरे में बिस्तर पर मुंह फुलाकर बैठी थी। सरिता एक प्लेट में खाना लेकर आई और उसके कमरे में गई। खाना खा लो नेहल, सरिता ने बहुत ही सामान्य आवाज में कहा। रख दो, मुझे नहीं खाना। नेहल ने बिना देखे ही रूखेपन से जवाब दिया। सरिता ने प्लेट साइड टेबल पर रख दी और वापस जाने लगी। भाभी, नेहल ने पीछे से पुकारा। हाँ। सरिता दरवाजे पर रुक गई। तुमने भाई से मेरी शिकायत की ना? तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा ना मुझे डांट पड़वाकर? सरिता पलटी और बहुत ही शांत आंखों से नेहल को देखा। नहीं नेहल, मैंने कोई शिकायत नहीं की, मैंने सिर्फ सच बताया। शिकायत और सच में फ़र्क क्या है? नेहल ने व्यंग से पूछा। फ़र्क है नेहल, सरिता ने कहा। शिकायत में बातों को अपने फ़ायदे के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। सच में सिर्फ वही बोला जाता है जो हकीकत में हुआ है। और कल जो हुआ वो एक ऐसा सच था जिसे तुम्हारे भाई को जानना ज़रूरी था। नेहल चुप हो गई। उसके पास कोई तर्क नहीं था। खाना खा लेना, ठंडा हो जाएगा। सरिता जाने लगी। भाभी, नेहल ने फिर पुकारा। इस बार उसकी आवाज़ में वो घमंड नहीं था। हाँ, वो बिजनौर वाली बात जो मैंने आंटी के सामने कही थी, वो गलत था। सरिता रुकी। हाँ, वो गलत था। सरिता ने बहुत ही सहजता से कहा। सॉरी। ठीक है, बस ठीक है। नेहल थोड़ी हैरान हुई कि सरिता ने ना तो उसे गले लगाया और ना ही कोई भावुक भाषण दिया। नेहल, सॉरी बोलने से कोई भी पुरानी बात मिटती नहीं है। जो घाव तुमने दिए हैं वो एक शब्द से नहीं भरेंगे, पर हाँ, सॉरी बोलने से एक नई शुरुआत ज़रूर होती है। सरिता ने बहुत ही परिपक्व तरीके से कहा। देखते हैं तुम्हारी ये नई शुरुआत कैसी होती है। करीब 3 हफ्ते बाद नेहल के कॉलेज के फाइनल ईयर्स का रिजल्ट आया। नेहल फेल हो गई थी और वो भी एक नहीं बल्कि 2 सब्जेक्ट्स में। नेहल के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। मालती देवी ने बहुत मनाया, अभिनव ने बाहर से बहुत समझाया, पर नेहल ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो अंदर बैठकर रो रही थी। उसका वो सारा घमंड जो उसके स्टेटस और उसकी क्लास पर था वो टूट चुका था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। सरिता नेहल के कमरे से बाहर आई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। नेहल, मैं चाय लाई हूँ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। नेहल, दरवाज़ा खोलो, भागने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला। नेहल की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था। सरिता अंदर आई। उसने चाय का कप मेज पर रखा और नेहल के पास बिस्तर पर बैठ गई। तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना? नेहल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे क्यों खुशी होगी? सरिता ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी वो घमंडी ननद जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाती थी, वो आज फेल हो गई है। उसका गुरूर टूट गया है। नहीं नेहल, सरिता ने बहुत ही गहरी आवाज़ में कहा। सच में? नेहल, किसी के दुख में या किसी की हार में खुश होना मेरा काम नहीं है। मेरे संस्कार मुझे ये नहीं सिखाते। नेहल ने सरिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी थी। 2 सब्जेक्ट्स हैं। अगले महीने तुम्हारा बैक एग्ज़ाम होगा। तुम पास हो जाओगी। सरिता ने बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही। इतना आसान नहीं है भाभी, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। आसान नहीं है नेहल, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। नेहल ने झिझकते हुए कहा। भाभी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे पढ़ा दोगी? जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। नेहल, सरिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बातें थी
जो हो गया सो हो गया। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी में पुराने पत्तों को लेकर बैठे रहने से बेहतर है कि आगे बढ़ा जाए। अगले 2 महीने सरिता अपना घर का सारा काम खत्म करके रोज़ शाम को नेहल के साथ बैठती। वो उसे पढ़ाती, नोट्स बनवाती और उसके हर एक डाउट्स को बहुत ही प्यार से समझाती। नेहल ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी को इतनी गंभीरता से सुना था। बैक एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट्स आया। नेहल दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। नेहल ने अपना रिजल्ट ऑनलाइन देखा और भागती हुई सीधे सरिता के पास आई। सरिता रसोई में रोटियां बेल रही थी। भाभी, नेहल की आवाज़ में एक बहुत ही सच्ची खुशी थी। हाँ नेहल, मैं पास हो गई। मैं जानती थी। सरिता ने मुस्कुराते हुए अपनी रोटी तवे पर डाली। नेहल थोड़ी देर रुकी। उसने सरिता को बहुत ध्यान से देखा। भाभी, तुम बिजनौर से हो ना? हाँ, सरिता ने जवाब दिया। मैंने कहा था, वो एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है। हाँ, तुमने कहा था, पर तुम बहुत बड़े दिल वाली हो भाभी। तुम्हारा दिल किसी भी बड़े शहर से बहुत बड़ा है। नेहल, दिल का और इंसान की हैसियत का उसके शहर या उसके पैसों से कोई रिश्ता नहीं होता। नेहल की आंखें भर आई। वो आगे बढ़ी और उसने सरिता को गले लगा लिया। भाभी, मैं बहुत गलत थी। मैं एक बहुत ही घटिया इंसान बन गई थी तुम। सरिता ने बहुत ही ईमानदारी से कहा, पर अब नहीं रहूंगी। मैं कसम खाती हूँ, नेहल ने रोते हुए कहा। देखते हैं। सरिता ने बहुत ही प्यार से उसके बाल सहलाए। उस शाम मालती देवी और सरिता बालकनी में बैठे थे। बहू, नेहल पूरी तरह से बदल गई है। उसमें अब वो पुराना घमंड नहीं रहा। मालती देवी ने बहुत ही राहत भरी सांस लेते हुए कहा, माँ जी, नेहल दिल की बहुत अच्छी है। बस उसे किसी ने कभी उसकी गलती पर रोका नहीं था। सरिता ने कहा, तुमने रोका उसे? मालती देवी ने बहुत अपनी बहू की तरफ बहुत ही सम्मान से देखा। मैंने बस सच बोला माँ जी, और जब वो टूटी तो मैंने उसका साथ दिया। यही तो सबसे मुश्किल होता है बहू, टूटे हुए इंसान का साथ देना। घमंड एक पानी की बुलबुले की तरह होता है। वह हवा में उड़ता ज़रूर है, लेकिन उसका फूटना तय है। बस एक सही वक्त की ज़रूरत होती है, और जब वो बुलबुला फूट जाए तो इंसान को एक ऐसे साथी की तलाश होती है जो उसे उसकी हैसियत नहीं बल्कि इंसानियत का मतलब सिखाए।